नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नर्सिंग फील्ड में आपके पास में एक गवर्नमेंट जॉब हो, तो आप जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी को। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको होने वाला है डबल बेनिफिट, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज के बारे में भी बताते हैं। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है सेल। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेल के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में सेल से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, सेल जो है वो बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक्चुअली सेल शब्द को लैटिन भाषा के शब्द सेला से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। एक्चुअली 1660s के दशक में जब रॉबर्ट हुक एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क के एक पतले टुकड़े को स्टडी कर रहे थे, तो इस स्टडी के दौरान उन्होंने देखा कि कॉर्क के पतले टुकड़े के अंदर दीवारों वाले बॉक्सेस की एक चेन है जो कि क्रिश्चियन मॉन्क्स के छोटे कमरों जैसी दिखाई देती है। क्रिश्चियन मॉन्क्स के इन छोटे कमरों को ही सेला कहा जाता है। तो दोस्तों, यहीं से इस वर्ड सेल का डेरिवेशन हुआ है। तो दोस्तों, ये जो सेल्स होती हैं ये आपस में ग्रुप्ड होकर एक पर्टिकुलर टिश्यू को फॉर्म करती हैं, जिनका अलग अलग तरीके का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। टिश्यूज के एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया या फिर बोन हो गई। इसके अलावा मसल्स और नर्व्स जो हैं वो भी टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं, जो कि अलग अलग तरह के सेल्स के ग्रुपिंग की वजह से बनती हैं। आइए अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअली दोस्तों, ये जो सेल होती है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, जिसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड फिल्ड होता है। इस वाटरी फ्लूइड को साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स की बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड एंड हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि नेचर में पोलर होता है। और अगर इसके टेल एंड की बात करें तो इसका टेल एंड हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि नेचर में नॉन पोलर होता है। और इसी रीजन की वजह से इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहा जाता है। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स धसे हुए होते हैं, जो कि एक पंप या फिर चैनल की तरह काम करते हैं, जिनके थ्रू सेल के अंदर और बाहर कई तरह के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। दोस्तों, अगर सेल स्ट्रक्चर के दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में जो दूसरा कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म, जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। साइटोप्लाज्म एक जिलेटिनस सॉल्यूशन का बना हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के लिए एक साइटोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को ही ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। इनमें सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और सेल के अंदर इसका क्या फंक्शन है। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर दो रूपों में प्रेजेंट होती है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो है न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। इसके अलावा ये कई तरह के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला सेल ऑर्गेनेली है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स चपटे थैलीनुमा सैक्स का बना होता है। इन सैक्स को सिस्टर्ने कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन फॉस्फोलिपिड जैसे पदार्थों का निर्माण करना और ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की पैकेजिंग करना और साथ ही साथ लाइसोसोम्स का उत्पादन करना भी है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ह्यूमन सेल में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेली है, जो कि सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर सभी तरीके की जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और ये सेल के डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो डीएनए के पतले पतले और लंबे धागों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए के इन पतले और लंबे थ्रेड्स को क्रोमेटिन कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड्स। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल लेयर्ड होती है, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर कवरिंग बनाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली सेमी परमेबल होती है, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना एक ट्रांसपेरेंट कोलॉइडल लिक्विड होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड्स के अलावा एंजाइम्स, मिनरल्स, आरएनए और राइबोसोम्स इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो इसके चारों तरफ किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती और ये डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है और सेल डिवीजन के टाइम पर ये डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का फोर्थ और लास्ट पार्ट है क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमेटिन थ्रेड एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन ये नेट एक्चुअल नहीं होता है क्योंकि ये क्रोमेटिन थ्रेड्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और जो कि छोटे और मोटे हो सकते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सेल के अंदर प्रेजेंट अगला ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक ऑर्गेनेली है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर होती है उसमें कुछ फोल्ड्स या फिर शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको क्रिस्टे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन क्रिस्टे के ऊपर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटीपी प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है एटीपी का फॉर्मेशन, जो कि बॉडी की वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेल्स के अंदर प्रेजेंट नेक्स्ट ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। ये राइबोसोम्स आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर अटैच रहते हैं। कई बार राइबोसोम्स लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलते हैं, जिनको पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स भी कहा जाता है। सेल के अंदर इन राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स पेयर्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो न्यूक्लियस के पास सेंट्रोसोम्स के अंदर लोकेटेड होते हैं। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के अंदर और माइटोसिस के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के अपोजिट एंड पर चले जाते हैं और जब क्रोमोसोम्स माइटोसिस के लिए कंडेंस हो रहे होते हैं उस समय सेंट्रियोल्स उस एरिया का फॉर्मेशन करते हैं जहां पर माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होना होता है। यानी सेंट्रियोल्स उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करने में हेल्प करते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को मूव करते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि हर एक डॉटर सेल के पास में एक अप्रोप्रिएट नंबर में क्रोमोसोम्स मिल सके। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है लाइसोसोम्स। लाइबोसोम्स एक मेम्ब्रेन से कवर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है डैमेज हुई सेल को डिस्ट्रक्ट करना, इसलिए इसे सेल का सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसके अलावा ये फैगोटाइज मटेरियल्स जैसे कि बैक्टीरिया को एनगल्फ करने में और उनको डाइजेस्ट करने में भी
इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन सेल को शेप, स्ट्रेंथ और मूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साइटोस्केलेटन में 3 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगातार सिकुड़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। साइटोस्केलेटन में जो 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं उनमें सबसे पहले है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन नाम के स्ट्रॉन्ग प्रोटीन से बने होते हैं और ये साइटोस्केलेटन के हैवी लिफ्टर्स होते हैं। जब सेल्स अपनी कॉपी फॉर्म करती हैं तब ये डुप्लीकेट सेल्स को अलग अलग करने का हैवी लेबर वर्क करते हैं। ये एक मजबूत रेलवे ट्रैक की तरह भी काम करते हैं जिसमें तरह तरह के मटेरियल्स इधर से उधर मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप के साइटोस्केलेटन है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर इनके प्लेस और फंक्शन के बेसिस पर ये बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ माइक्रोफिलामेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवरिंग बनाते हैं जैसे कि नेल्स या फिर हेयर्स। तीसरे टाइप के साइटोस्केलेटन है एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन की 2 चेन्स के बने हुए होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मुड़े हुए होते हैं। हालांकि एक्टिन फिलामेंट्स साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स में सबसे ज्यादा ब्रिटल होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने द्वारा अटेन किए जाने वाले शेप के बेसिस पर सबसे ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ये फिलामेंट्स बंडल्स, वेब लाइक स्ट्रक्चर्स और यहाँ तक कि 3 डायमेंशनल जेल्स की फॉर्म में भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये छोटे या लंबे हो सकते हैं ताकि सेल्स मूव कर सकें और अपने शेप को चेंज कर सकें। तो दोस्तों अभी हमने देखा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे जिनसे आपको नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यू है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है डीएनए। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है सेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल। अगला एमसीक्यू है हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि सेल की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी में है कैरोलस लिनियस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेल की खोज किसने की थी। हम अपनी ब्रीफिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेल की खोज या सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। इसलिए इस एमसीक्यू का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट एमसीक्यू है द हेड एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन बी है नॉन पोलर, ऑप्शन सी है पोलर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका हेड एंड कैसा होता है। ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन बी में दिया गया है नॉन पोलर, ऑप्शन सी में दिया गया है पोलर और ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हेड एंड होता है वो पोलर होता है और साथ ही साथ हाइड्रोफिलिक नेचर भी रखता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि मटेरियल्स की पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए में है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी में है राइबोसोम्स और ऑप्शन डी में है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी ऑर्गेनेल सेल स्ट्रक्चर में बताए थे उनमें मैंने आपको सबके फंक्शन के बारे में भी बताया था। तो दोस्तों मैंने ये बताया था आपको कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि मटेरियल्स की पैकेजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वो ऑर्गेनेल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि मटेरियल्स की पैकेजिंग करता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल का सुसाइडल बैग कहलाता है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों अभी जब मैं सेल स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो उसमें मैंने आपको सभी तरह के ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया और उनके फंक्शन के बारे में बताया। इन्हीं में से एक ऑर्गेनेल था लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसको सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डैमेज सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सेल की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में पढ़ा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई होगी। दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो फौरन हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।